नमस्कार, सवाल तो बनता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बहराइच दंगा, योगी ने किया हिसाब। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में बहराइच में दुर्गा पूजा के समय मूर्ति विसर्जन के दौरान जो पत्थरबाजी हुई, ये मामला लगातार गर्माता रहा, सियासत भी हुई। इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या भी कर दी गई थी। आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी और आज पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक भी किया गया। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू बताया जा रहा है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद बहराइच में हिंसा फैल गई। भीड़ ने बड़े स्तर पर तोड़फोड़ और आगजनी की। भीड़ ने घरों, दुकानों, शोरूम, अस्पतालों, वाहनों आदि में आग भी लगाई, जिसके बाद बहराइच पुलिस ने कई अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस बीच अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का बयान सामने आया। रुखसार ने कहा कि कल शाम 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद मेरे 2 भाइयों सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ लेकर गई। मेरे पति और मेरे बहनोई को भी उठा लिया गया। हमें डर है कि वे मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। तो वहीं अब इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। अखिलेश यादव ने इसे डराने वाली कार्रवाई बताई, तो वहीं कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए हैं। जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन योगी ने ट्वीट करके कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने भी योगी मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छों की गर्मी उतार रहे हैं और अब इसे विपक्षी दल किसी और रूप में देख रहा है। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। हमारे योगी जी तो अच्छों की सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं, और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है, और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपनी फेलिवर। तो एनकाउंटर हुआ सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, और हत्या का मामला रामगोपाल मिश्रा, जो कि बहराइच हिंसा को लेकर लगातार अब कई सवाल भी उठ रहे हैं, जहां पर पुलिस को इनपुट मिला कि 2 आरोपी नेपाल भागने के फिराक में है, जो कि मुख्य आरोपी हैं। लेकिन उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है, जहां पर अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि कमियों को छुपाने के लिए एनकाउंटर किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वैसी का कहना है कि सीएम के ठोक देंगे नीति सब जानते हैं। तो वहीं परिवार की सदस्य रुखसार, जो कि अब्दुल हमीद की बेटी है, और उनका यह भी आरोप है। चलिए क्या कुछ कहा पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। तो वहाँ कोई नहीं मिला, तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को
जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाए। तो सीधे सीधे एनकाउंटर की आशंका रुखसार, जो कि अब्दुल हमीद की बेटी है, और साफ तौर पर यह आरोप लगाया। और सरफराज उर्फ रिंकू, जो कि मुख्य आरोपी जिसे गोली मारी गई है, रुखसार उसकी बहन है, और ये तमाम आरोप पहले ही वो लगा चुकी थी। जैसे ही उसने आरोप लगाया कि पुलिस उठा कर ले गई है मेरे परिवारजनों को, और उसके बाद एक बयान सामने आया कि एनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने पैर में गोली मारी है दोनों ही मुख्य आरोपियों की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद बहराइच सांप्रदायिक हिंसा, मजहबी उन्माद की आग में जलता झुलसता नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चौधरी जी सपा से। आशीष जी, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है इंडिया हेड में, नमस्कार सर। और साथ ही हमारे साथ इंडिया हेड चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी अकील जी आपसे ही, क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा, जैसे ही बहराइच हिंसा की आग भड़की, लगातार पहले आरोप लग रहे थे कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उसके बाद जब कानून को हाथ में लेने वाले वो आरोपी जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी, अब उन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि आरोपी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और इसलिए पुलिस ने जब उनको गोली मारी, वो पहले से ही वहां पर हथियार लेकर खड़े थे। क्या कहेंगे अब जब आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है? सुनीता जी, यही कहूंगा, जो मोदी जी ने बयान दिया, जो अभी वायरल हो रहा है जी, कि हमारे योगी जी अच्छे अच्छे को गर्मी निकाल देते, ये वीडियो आज ही वायरल हुआ। उनको कहीं ना कहीं योगी पे भरोसा है जी। योगी ने पहले कहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इससे पहले मुझे याद है असेंबली में उन्होंने भी कहा था कि हम नौकरी करने नहीं आए यहाँ पर, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। और कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिसमें पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है वो ये साबित करती है कि योगी किसी को बख्शने वाले नहीं है। निश्चित तौर पे जो अपराध करेगा जी, ये हमेशा देखने को मिला है। बहराइच की घटना जो हुई, इसमें हाँ पुलिस ने आज कार्रवाई की। वो भाग रहे थे नेपाल, जिस तरह वीडियो आया, वीडियो इनकाउंटर के बाद उसको चोट लगती है और वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई। उसने ये भी कहा पुलिस वाले ने, तुमने पुलिस वाले पे गोली क्यों चलाई जी? मुझे भी चलानी पड़ी। हालांकि उन्होंने सीने पे नहीं मारा, वरना वो ऑन द स्पॉट मर जाता, लेकिन उन्होंने जानबूझ के या सोच समझ के पैर पे गोली मारी और उसकी गिरफ्तारी वहां पे मौके पर हुई। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर सुनीता ये खड़ा होता है कि जिस समय ये घटना हुई थी, दंगे से पहले 25 मिनट तक पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल बनता है। निश्चित तौर पे अगर ये सवाल मैं प्रदीप जी से ही पूछ लेती हूँ। प्रदीप जी, आज एनकाउंटर हुआ है, देखिए निश्चित तौर पर जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको कानून सबक सिखाएगा, ये बेहद जरूरी है। योगी जी भी कह चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज जब नरेंद्र मोदी जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद कि अच्छे अच्छों की गर्मी योगी जी निकालते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का भी नहीं है, और धार्मिक सौहार्द को अगर कोई बिगाड़ता है तो निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि अकील जी भी कह रहे हैं कि उस समय पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि आज पुलिस ने एनकाउंटर किया है, आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन उस समय की जो स्थितियां थी, कहीं ना कहीं अगर पुलिस सजग होती, वो जो रूट था उसको लेकर एक अलग तरीके से अगर प्लानिंग की गई होती, तो शायद आज रामगोपाल मिश्रा जिंदा होता। बिल्कुल, देखिए जो सवालात आपने मुझसे शुरुआत से करे, मैं पहले तो पुलिस के ऊपर जवाब दे देता हूँ जी। तो पुलिस की वर्दी होती है वो देश के और जो प्रदेश के लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए होती है, और दूसरा वो काम होता है। पुलिस की कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं होती है, पुलिस सबके लिए है जी। तो आपने 25 मिनट की बात करी है, देखिए व्यवस्था जो होती है वो कार्यक्रम के अनुसार और किस रूट से निकलना उसके अनुसार पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाती है।
जिस समय ये मामला आया, देखिए मैं नहीं बोलना चाह रहा मगर मुझे आज बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आपने सवालात ही करें जी, कि हमने भी और आपने भी वो वीडियो दिखाई है जिसमें कह रहे थे लोग मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान। ये मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या है? क्या भारत के अंदर पाकिस्तान एक और ही बनाना चाहते हैं या बन रहा है? तो लैंग्वेज जो सुनने में वहाँ के लोकल लोगों की आपकी मीडिया के माध्यम से जो सुनी गई मिनी पाकिस्तान जी। पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि वो कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र से आप नहीं निकालेंगे इतना कार्यक्रम, जो आप मोटी विशेष कार्यक्रम धूमधाम से ले आ रहे, नहीं जाना है तो चुपचाप साइलेंट जाइए। और भारतीय मीडिया ने ये भी बताया है कि पत्थरबाजी की प्री प्लानिंग पूरी तैयार थी, स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हम ये डीजे के ऊपर जो गाना बज रहा है इसको बंद करने के लिए ऑब्जेक्शन उठाएंगे और फिर पथराव होगा जी। क्या एक अगर वो चढ़ के झंडा तोड़ रहा था, निकाल रहा था, क्या उसकी सजा गोली है? क्या कानून व्यवस्था नहीं मानी जाएगी? अगर वो अपराध कर रहा था या ठीक है वो झंडे जो भी कर रहा था धार्मिक झंडे को, तो क्या उसको पकड़ सकते थे, उसकी FIR भी करा सकते थे, इसकी वीडियो बना सकते थे, सब कुछ ऐसा। मगर क्या करा गया कि डराने के लिए एक समुदाय, हिंदू समुदाय को डराने के लिए 12 गोली मारी गई। और 12 गोली के बदले जो हिंदू सभा कार्यक्रम वो निकल रहा था वो उन्होंने दिखाया भी, ये मिनी पाकिस्तान नहीं भारत है। जी प्रदीप जी, आपकी बात मैं बीच में रोकना चाहूंगी, सर माफी चाहती हूँ सर, आपकी बात पे मैं बात रखना चाहती हूँ। आपने कहा कि जो रूट तैयार किया गया था, जिस इलाके से जुलूस निकलना था दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का, वहां पर लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला जाए, वहां पर कोई आप डीजे नहीं बजा सकते, और इसके अलावा पुलिस पहले से ही पेट्रोलिंग करती है। सर क्या उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर कोई उन्मादी भीड़ आकर इस तरीके से कोई उपद्रव मचाने वाली है? तो आपकी रेकी, आपके इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं कहा जाएगा सर? शांतिपूर्ण मत बोलिए, आप शब्द गलत यूज कर रहे हैं जी। नहीं मैंने कहा ना, आपने कहा बिना डीजे के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ से डीजे नहीं बजेगा, चुपचाप जाएंगे आप यहाँ से। और विवाद वहां से शुरू हुआ। ये आज का भारत है? और जिसके दिमाग में फतूर घूम रहा हो कि मिनी पाकिस्तान, जब जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही हो, उसके दिमाग से निकाल दे। ये भारत है, भारत हिंदुस्तान, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो शर्तों पे हुआ था कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। मगर ये भाईचारा, मिसाल और एकता जो महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे पूर्वजों ने दिखाई, ये उसकी मिसाल है। हिंदू मिसाल बनता है, मगर जो पाकिस्तान ना जाके जो हिंदुस्तान में रहता है वो मिसाल कभी नहीं बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके, अगर उस लड़के को गोली मारी गई, क्यों मारी गई? अगर उसने गलती करी तो सजाएं बहुत सी बनती हैं। आप किसी की कोख नहीं उजाड़ देंगे आप। प्रदीप जी जो आप बात कर रहे हैं सर, सवाल यही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी? आप कह रहे हैं कि वहां मिनी पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, वहां डीजे नहीं बजने दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार पर वही तो सवाल था ना सर कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी? बाद में अमिताभ यश जी बाद में बंदूक लेकर निकले, वो पहले ही निकल जाते वहां पर व्यवस्था देखने। सर वो भी खत्म जी, मैं बता देता हूँ। वो भी अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, शुरुआत की जब ये रोका गया, तो गोली मारने से पहले पुलिस और पूरी पुलिसिया सिस्टम वहां पे मौजूद था और बीच बचाव करा रहा था जी। और उसको भीड़ में से खींच के लेके गए। ये भी वीडियो भारतीय मीडिया ने दिखाया, आप लोगों ने दिखाई। अगर कोई छुपा हुई चीज है और जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं या मैं गलत बोल रहा हूं, तो मुझे ओपनली दिखाया जाए कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये बीजेपी का जो नेता और कार्यकर्ता बैठा है यहाँ पे। स्पष्ट कह रहा हूं मैं, मगर कानून लेना किसी के हाथ में नहीं है। जिसकी गलती, उसकी गलती की सजा गोली नहीं है जी। आज सारे के सारे विपक्षी दल केवल एक मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए एक पुलिस को केवल और सिर्फ पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। आशीष चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए सपा से, मुस्लिम वोट के लिए। यादव जी के टाइम में पुलिस नहीं थी जी? अखिलेश यादव जी एनकाउंटर नहीं कराते थे शांति के लिए? 2500 से ऊपर एनकाउंटर कराए अपने कार्यकाल के अंदर, इसका जवाब ले लेते कानून व्यवस्था बनाने के लिए। चलिए सर मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी हमारे साथ सपा से भी आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, हालांकि देखिए कई सवाल यहाँ पर है। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से पहले की भी सरकार के कार्यकालों में इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि अगर बेहद जरूरी है कि अपराधियों को पकड़ना है, अगर अपराधी हिंसक प्रवृत्ति के हैं, अगर पुलिस पर ही वो फायरिंग कर रहे हैं, तो एनकाउंटर होता है और आज से नहीं पहले से भी होता आया है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, क्या कहेंगे? हालांकि प्रदीप जी तमाम बातें कह चुके हैं इस बीच।
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जी, आप भाभी जी के साथ एक मार्केट सर सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसी पिक्चर हाल जैसा है। पिक्चरों में आपने देखा होगा, हमने देखा होगा, भाजपा के प्रवक्ता साहब भी देखे होंगे कि जब कोई घटना घट जाती तब पिक्चर में पुलिस पहुंचती। वही उत्तर प्रदेश के हाल। हम कह रहे हैं जितनी जांच एजेंसियां थी, जब इतनी बड़ी घटना थी, इनको पता है कि वहाँ पाकिस्तान के मुद्देबाज के नारे लगा रहे हैं, ये अपने मुंह से बोल रहे थे। इलाही रिपोर्ट कहाँ से गई थी? पहले तो पुलिस क्या कर रही थी? क्या घटना का अंजाम देने के लिए क्या कर रही थी? पहले घटना घटे उसके बाद मैं पहुंचूंगा। पुलिस इसकी दोषी नहीं है। जहां तक ये रहते हैं इनकाउंटर की बात, कोई बात नहीं, अपराधी है, अपराध कर रहा है, होना चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधों की इनकाउंटर हो जाए जो कई अपराधी बड़े स्तर पर होते हैं, कई उनके ऊपर मर्डर के आरोप लगे हैं, कई हत्याएं, कई घटनाएं, उनके इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। कहीं एक चोरी हो गई, कहीं एक लूट हो गई, उसमें इनकाउंटर हुए जा रहे हैं। अगर ऐसे लूट अगर चोर पे इनकाउंटर करने लगे उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो लाखों लोगों में हो जाएगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए, ये जो इतना क्राइम बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए। समाजवादी पार्टी को तो मेरे सुझाव एक राय जी, पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, किसान, इस तरीके के मुद्दों पे आप सर आशीष जी, आज हम बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हत्यारे जो जिस तरीके से जो एक भीड़, उन्मादी भीड़ बनकर एक इंसान को खींच कर लेकर जाती है और गोली मार दी जाती है। बेटा दूसरी कॉपी दो ना। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी विकास से प्रयास कर लिया करे, विकास के नाम पे हाकिम समाजवादी पार्टी ने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 लाख रोजगार दिया। वहाँ एजुकेशन, भाई एम्स है, पीजीआई है, तमाम बड़े संस्थाओं की बढ़ोतरी करें, तमाम शिक्षा पे काम करें, मेडिकल साइंस पे काम करें, मेडिकल पे काम करें। इस पे नहीं काम करेगी, केवल हिंदू और मुस्लिम पे राजनीति करेगी। आज कितने युवा बेरोजगार हैं, कितने किसान परेशान। आशीष जी देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना सर, सुन लीजिए मेरी बात, जब पुलिस कार्रवाई करे तभी भी तकलीफ होती है सर, पुलिस कार्रवाई ना करे तभी भी आरोप लगाए जाते हैं। आखिर पुलिस व्यवस्था पर विश्वास क्यों नहीं सर आपको? अगर जब वहां पर पहले 25 मिनट की बात हो रही है जहां पर पुलिस एक्टिव नजर नहीं आई आपको, सर सुन लीजिए ना मेरी बात प्लीज। विरोध नहीं करते हैं। जी, अब एनकाउंटर किया है उन्हीं आरोपियों का जो तमंचा लेकर एक आदमी को मारने निकले थे। अब जब एनकाउंटर हुआ है जो नेपाल भागने वाला था, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका, मंगेश यादव के मामले में भी यही आरोप लग रहे थे। कितने ऐसे हत्यारे घूम रहेंगे उत्तर प्रदेश में, उनके एनकाउंटर हुए, कितनी बड़ी बड़ी डकैती डाल चुके होंगे उनके एनकाउंटर। सर आज की बात करिए ना सर, हम डकैती की बाद में बात कर लेंगे। आज मुद्दा बहराइच का है जहां पर सांप्रदायिक हिंसा की आग में भड़कता और जलता हुआ नजर आया है। मुद्दों पे बात मत कीजिए, बेचारे बोल नहीं पाते मुद्दों पे। लेकिन जो इनकाउंटर करने लायक हैं उनके इनकाउंटर किए जाएं। जी, क्या कहेंगे अकील जी? एनकाउंटर करने लायक, देखिए आज जो मुद्दा है उस पर बात नहीं होती, हालांकि सिर्फ घेरना है सरकार को या पुलिस को। इससे पहले भी देखिए कई आरोप ऐसे लगे, चाहे बालाकोट स्ट्राइक की बात हो या एयर स्ट्राइक हो, लगातार पुलिस प्रशासन और जी अकील जी सुनीता, देखिए निश्चित तौर पे जब चर्चा करने बैठिए तो मुद्दा ही भटक जाता है। निश्चित तौर पे जब सबको ये पता था कि जहां घटना होने वाली है वो बहुत संवेदनशील इलाका है, इसके अलावा चाहे वो बहराइच हो, गोंडा हो, करनेलगंज हो, तुलसीपुर हो, गैसड़ी हो, ये देवी पाटन मंडल, ये पूरा संवेदनशील इलाका है। और इससे पहले भी बहराइच से होने से पहले एक दिन पहले गोंडा में भी हुआ, मस्कनवा में भी हुआ, वहाँ की प्रशासन ने उसको बचाया, रोका, डीएम मौके पे पहुंची 40 किलोमीटर दूर। लेकिन निश्चित तौर पे मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आज तक आ रही है कि जब मुहर्रम होता है, दुर्गा पूजा होता है, चाहे वो मूर्ति विसर्जन का काम हो, उससे पहले पीस कमेटी की मीटिंग होती है। वहाँ पर डीएम मौजूद होते हैं, एसपी होते हैं, क्षेत्र के अधिकारी होते हैं और समाज सेवी ठेकेदार होते हैं, और जिनकी अगुवाई में जुलूस निकलता है वो भी वहाँ पे जिम्मेदार होते हैं कि हम किस रूट से ले जाएंगे। वहाँ नियम फॉलो किया जाता है कि ये जिम्मेदार होंगे, ये इस रूट से जाएंगे। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आ रही कि जो जिम्मेदार होते हैं वो उस घटना की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। उनके नेतृत्व में जब जा रहा था तो ये घटना हुई कैसे? सबसे पहले जिम्मेदार तो वो समाज के ठेकेदार हैं,
कि जिनके नेतृत्व में वो निकला उन्होंने कंट्रोल क्यों नहीं किया, मौके पे पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, या उसके लड़के को समझाया क्यों नहीं, वहां बीच बराव क्यों नहीं कराया कि ये गलत कर रहे हो कि झंडा उतार रहे हो, या कोई गाली दे रहा है, या डीजे को किसी कोई विपक्षी रोकने आए कि डीजे नहीं बजेगा, क्यों नहीं बजेगा। जो पीस कमेटी में बैठक में जो मंजूर हो गई है वो नियम अनुसार हुआ ना, तो वो तो होना चाहिए। लेकिन उन पर कार्रवाई न होकर पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा होगा, सरकार पे होगा, फिर सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में लड़ेंगे, फिर ये होगा राजनीति हो रही थी, चुनाव आने वाला था। लेकिन जिसके परिवार का लड़का खो जाता है वो घर के जाके पूछे किसके आंसू रो रहा है, वो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका ठेकेदार कौन होगा? उसका दुख पूछने वाला कोई नहीं। 2-4-10 दिन उसके बाद देखिए कितनी खबरें आती है, हम लोग जाके घर पे देखते हैं, खाने को ठीक नहीं रहता है, पता लगता है कि घर का जो मुखिया था वो शहीद हो गया। निश्चित तौर पे घटना पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पीस कमेटी में आके बैठक में बैठते हैं और उसमें ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सुरक्षा, हम शांतिपूर्वक ढंग से इसे संपन्न कराएंगे। उन पर कोई कार्रवाई इस घटना में हुई वो मुझे बता दी जाए जी, क्यों नहीं हुई? पुलिस पर सवाल निशान खड़ा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब दे दे, समाजवादी पार्टी के नेता जवाब देते हैं, सारे लोग वहां मौजूद होते हैं, समाज के ठेकेदार होते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी में पीस कमेटी मीटिंग होती, ये एक रजिस्टर केवल मेंटेन किया जाता है, खाना पूर्ति होती है। आप भी किसी पीस मीटिंग में गए होंगे भारतीय जनता पार्टी, मेरे बगल में तो थाना, मैं तो कई बार देखा हूँ, केवल वो खाना पूर्ति होती है, जो शासनादेश उसको खाना पूर्ति कर दे। सबसे बड़ी अहम बात, जब इतनी बड़ी वहाँ आप घटना बता रहे हैं, बहराइच पहले से ही जाना जाता है, तो उसमें एलआई क्या कर रही थी, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, वहाँ के डीएम साहब क्या कर रहे थे, वहाँ के एसपी साहब क्या कर रहे थे, ये बताएंगे प्रदीप जी, बताएंगे। इसका जवाब प्रदीप से ले लीजिए। प्रदीप जी बताइए, सुन लीजिए आशीष जी, सुन लीजिए, प्रदीप जी बता रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम प्रदीप जी तो बताएं जी, कहिए प्रदीप जी। मैं आपकी बात का जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। मेरा उत्तर प्रदेश कहीं भी संवेदनशील नहीं है, चाहे बहराइच हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, मंझवा हो, कहीं भी संवेदनशील नहीं है। मैं इस शब्द का खंडन करता हूँ आपकी। सर आपने ही ये बात कही थी सर कि जहां पर पहले से ही कह दिया गया कि डीजे नहीं बजा सकते। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए सर, दुर्गा प्रतिमाएं निकलती है, डीजे बजता है, गाने बजते हैं, लेकिन वहां पर सीधे कह दिया गया कि मस्जिद के सामने डीजे बज रहा है, इसलिए ऐसी हिंसा हो गई। झंडा उतार दिया तो क्या गोली मार देंगे? कानून व्यवस्था भी होती है ना सर, एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो देखिए, पहले एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए, पहले तो मेरे भारत को या मेरे प्रदेश को आप संवेदनशील ना बोलें जी, वो गलत है। और जो संवेदनशील लोग हैं ना, ये वो करते हैं, और संवेदनशील लोगों के लिए लाठी और गोली बनी हुई है और वो काम कर रही है। तो इसलिए संवेदनशील अगर जिस जो जगह होगी उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक करना जानती है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं पहले, और मैं आपके चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई अगर उत्तर प्रदेश या कोई जिला अगर संवेदनशील हो वो डीएम को बता दे, डीएम ठीक कर देंगे। हमारे डीएम साहब सर जिस गली से जुलूस नहीं निकल सकता सर हिंदुस्तान में, वहाँ आप बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का वो इलाका संवेदनशील नहीं बोला जाए जहाँ से जुलूस निकालने के पहले ही बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर गाने नहीं बजने चाहिए। सर इससे पहले हम इसी विषय पर दूसरे बीजेपी प्रवक्ता से बात कर चुके हैं सर, उनका कहना था कि ऐसे जुलूस को ही बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, मुहर्रम भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, फिर तो मुहर्रम नहीं, आपके बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे सर डिबेट में कि ऐसे जुलूस को ही बंद कर देना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान में त्योहार को ना मनाया जाए? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कह तो रहे, अगर तो 12 वफात और जो होती है या जो क्या नाम निकलता मुहर्रम बंद कर देना चाहिए, फिर तो वो भी बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। सर यहाँ कानून व्यवस्था की बात हो रही है, चाहे जुलूस मुहर्रम का हो या दुर्गा प्रतिमा का, आखिर कानून व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त होती? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, आप मेरा समय चुरा रही है और आप मुझे बोलने नहीं दे। सर सही जवाब दीजिए ना सर, सवाल करें सुन लीजिए ना मैडम जी। सबसे पहले बता दो, एक भारतवर्ष के अंदर केवल एक जगह होती थी, जम्मू कश्मीर संवेदनशील, और सरकार ने संवेदनशील को सीधा करके बिल्कुल सीधा कर दिया है, सीधी जलेबी कर दी है बिल्कुल, वो आपके सामने जी। और लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था के अंदर वहां पे चुनाव हुआ और नई सरकार चुन के आई है। और बहराइच को बेचता क्या है, और जो संवेदनशील एरिया वो बेचते क्या है। मगर जो आपने मिनी पाकिस्तानी वाली बात कही ना, वो चीजों को समझना पड़ेगा कि ऐसे शब्द क्यों यूज करे जा रहे हैं। हिंदुओं में दबाव बनाने के लिए ही उनके कार्यक्रमों में पथराव क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। क्या दुर्गा पूजा निकले, क्या रामनवमी का जुलूस निकले, कोई निकले कार्यक्रम, कीर्तन प्रोग्राम निकले, उस पर पथराव क्यों होता है? सर ये जिम्मेदारी किसकी है प्रदीप जी, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है उनके बापों की, जिनके वो बच्चे हैं जो पत्थर मारते हैं।
उनकी माँ की गलती है। पहले तो सर भाषा का सही माँ बाप को इस्तेमाल समझाना करें। पड़ेगा उनके जी, उनके प्रधानों को, मुखिया को समझाना पड़ेगा कि देश में रहना है तो सीधा सीधा रहना पड़ेगा। ये पुलिस प्रशासन हो, सरकार बैठी है सीधा करने के लिए। और फिर बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी रैली कार्यक्रम सभा में पथराव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जी, पुलिस और प्रशासन सीधा और हिंदी में समझाना आता है। तो इसलिए आप भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। समझाना आता है तो पहले नहीं समझाएंगे, पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब कानून हाथ में लेकर लोग वहां पर दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, गोलियां चलाएंगे तो उसके बदले में एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आखिर पहले क्यों नहीं व्यवस्था दुरुस्त की जाती सर? जिम्मेदारी किसकी? यही तो सवाल उठ रहा है शुरू से सर। देखिए, एक दंगा अगर कोई स्क्रिप्ट अगर साइलेंटली लिखी गई हो पत्थरबाजी की, जी, पुलिस अपनी सुरक्षा में पुख्ता अगर ये बात आशीष जी कह रहे होते सर कि ऐसा होना चाहिए, सरकार तो आपकी है ना सर, डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रही? कर रही है ना। अभी आपने बोला ना, अभी आपने पहले उसमें राउंड में बोला था कि जिनको गोली मारी गई उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई और उन्होंने कबूला। और आप ही स्टेटमेंट है जिनको अभी गोली पकड़ा, क्यों छाती पे गोली क्यों नहीं मारी, उनके पैर में गोली क्यों मारी? अगर छाती में गोली लगती तो सरकार और पुलिस की गलती थी, पैर में गोली मारी तो गलती थी क्या? गोली का काम गोली से होगा क्या? अगर पुलिस चाहती तो एनकाउंटर कर सकती थी, मगर पुलिस ने गोली पैर पे चलाई। और आपने वीडियो सबने दिखाई, किसी पुलिस वाले पूछा भाई तूने हम पे गोली क्यों चलाई? जब हमें गोली चलानी पड़ गई, क्या हम भागना चाहते इसलिए हमने गोली चलाई? और तो आप ये चीजों को समझिए। आप अगर कोई चीज वीडियो पे तो दुनिया देख रही है, उनको समझिए। चलिए, समय की कमी है सर, आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, अगर कहीं पर घटना घटित होती है, कहीं किसी इलाके में अगर ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि इस इलाके से निकलना है, और अगर आप वहां पर कोई डीजे बजाते हैं वो आपको नहीं बजाने दिया जाएगा, और अगर इस तरीके से कोई कानून हाथ में लेता है तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपराधियों को पकड़ा जाए। अगर अपराधी हाथ में तमंचा लेकर घूमेंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे सर, तो एनकाउंटर तो होगा ना सर, और गोली तो पैर में लगी है, फिर क्या तकलीफ हो रही है? शासन प्रशासन दोनों फेल था। इतनी बड़ी घटना, मैंने पहले कहा कि कोई बिना प्लान के नहीं हुआ होगा, तो जब प्लान बना तो वहाँ ये प्रशासन क्या कर रहा था उसको जानकारी क्यों नहीं पाई? क्या योगी सरकार वहाँ प्रशासन को क्या वहाँ हटाएगा, सस्पेंड करेगा या कुछ भी करेगा, कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर ये पुलिस की ही लापरवाही, उत्तर प्रदेश के हाथ जनता जानती पूरी तरीके से लापरवाही है, क्योंकि वहां इतने बड़े दंगा प्री प्लान के नहीं हुआ गया, डीजे बंद करा देना है, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग जाना है, ये सब क्या है जी? यह कहीं न कहीं प्री प्लान था। क्या कहेंगे? इन दिन जो प्री प्लान था पुलिस को जानना चाहिए, पुलिस देखिए, पहले उठा के इनको निश्चित तौर पे ये केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं निश्चित तौर पे, लेकिन जिसका परिवार का बच्चा चला गया उसे दर्द कुछ दिन लोग समझेंगे। हालांकि इसमें कानून, एक सख्ती से कानून बनना चाहिए कि या तो जुलूस ना निकले, और निकले तो जो नियम जो लागू किया जाए, रूल, उसे फॉलो किया जाए, और जो इसकी नेतृत्व करे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे चाहे वो डीजे दुर्गा पूजा में हो, चाहे वो डीजे बाराफात में हो, चाहे वो मुहर्रम में हो, इसे बैंड करना चाहिए। हालांकि बहुत हद तक योगी सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की है। लाउड स्पीकर लोगों ने मस्जिद और मंदिरों से उतार दिया कि ये पोल्यूशन की कमी दिक्कत होती है इससे। लेकिन निश्चित तौर पे जब भी आप देखिए, अभी कुछ साल बीते हैं और उसके बाद फिर से चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे बाराफात हो, उसमें जब जुलूस निकलता है उसमें डीजे और तेज बजाया जाता है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई लोग बीमार होते हैं, उन्हें आपत्ति होती है जब वो मना करने जाते हैं, चाहे वो किसी समाज के हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वहाँ पर एक विवाद पैदा होता है, और उसमें जो 12 साल से लेकर 25 साल के उम्र के जो लड़के होते हैं वो उग्र हो जाते हैं, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जैसी ये घटना हुई है, ये घटना हो जाती है। जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं छोटी सी बात कर, ईद हो, बाराफात हो, कोई भी हमारे भारत के अंदर फेस्टिवल हो, उन सबको अधिकार है अपने तरीके से कार्यक्रम करने का, बनाने का, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे वो सिख का हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि इससे किसी पे कोई बैन नहीं लगना चाहिए। अपने त्योहार सारे हिंदू मुसलमान कोई हो हर्षोल्लास से बनाना चाहिए, मगर पथराव नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर यही परंपरा हमारे हिंदुस्तान की रही है, जहां पर हम ईद और दिवाली एक साथ मनाते आए हैं। लेकिन अब जो दृश्य सामने आ रहे हैं बेहद चिंतनीय हैं, और ऐसे कृत्य अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन भीड़ अगर उन्मादी हो जाती है और उस पर सांप्रदायिक दंगे का जो रंग चढ़ता है तो हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं इस पूरे वाक्य को देखकर शर्मसार होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़े, आशीष चौधरी जी सपा से जुड़े, और आप दोनों का धन्यवाद। और अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े, चैनल हेड। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या कोई भीड़ उन्मादी इस कदर हो सकती है कि अगर जुलूस में कोई गाना बज रहा है, डीजे पर कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सीधे गोली मार दी जाएगी, कानून व्यवस्था को हाथ में ले लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरीके से अगर कोई कृत्य करता है तो सबक सिखाना बेहद जरूरी है, और अगर अपराधियों को सबक सिखाया जाए तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो बहराइच दंगे में फिलहाल तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लगातार इसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन वो शख्स जिसने अपनी जान गंवाई है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दुरुस्त होनी चाहिए। सवाल तो बनता है। मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया नेट के साथ।